शहर के पुराने हिस्से में बना जनपद सिविल अस्पताल समय की मार झेलता हुआ भी आज तक काम कर रहा था। पीली दीवारों पर झड़ता पलस्तर, टूटी छज्जों से टपकता पानी और गलियारों में गूंजती अजीब खामोशी, सब मिलकर उस जगह को किसी भूले हुए दौर की याद दिलाते थे। अस्पताल के पिछले हिस्से में था एक शवगृह, जहां सन्नाटा हर वक्त पहरा देता था। 4 खिड़कियां थीं वहां, 3 सामान्य और चौथी जो हमेशा बंद रखी जाती थी। डॉक्टर प्राची शर्मा, उम्र लगभग 32 साल, हाल ही में मेडिकल कॉलेज से फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट बनकर इस अस्पताल में पोस्ट हुई थीं। बाहर से आत्मविश्वासी और सटीक, लेकिन भीतर से कुछ असहज। वो पहली बार असली लाशों से सामना करने जा रही थीं। किताबों में पढ़ा ज्ञान अब वास्तविकता में परखा जाने वाला था। उनकी पहली मुलाकात हुई रघु से, शवगृह का पुराना सहायक, जो लगभग 30 साल से वहीं काम करता था। पतला शरीर, सफ़ेद बाल, आंखों में अनुभव की झिलमिलाहट और चेहरे पर चेतावनी जैसी गंभीरता। वहां सब उसकी मर्जी से चलता था। वहीं दूसरा स्टाफ था अजय, नौजवान और लापरवाह टाइप बॉय, नर्सों के बीच चहकता, काम में तेज लेकिन कई बार बेफिक्र। अस्पताल के प्रमुख थे डीन घोष, सख्त लेकिन भीतर से बेहद संवेदनशील व्यक्ति। पुराने विचारों वाले घोष साहब अक्सर कहा करते, हर चीज तर्क से नहीं चलती, कुछ बातें बस महसूस की जाती हैं। पहले दिन जब प्राची शवगृह में दाखिल हुई तो रघु ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैडम, बाकी 3 खिड़कियां खोल सकती हैं लेकिन चौथी खिड़की को कभी मत छूना। प्राची मुस्कुराई और बोली, क्यों, वहां कोई भूत रहता है क्या? रघु ने बस इतना कहा, जो भी इसे हल्के में लेता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। प्राची ने बात को मजाक में उड़ा दिया, पर उन्हें नहीं पता था कि वो एक डरावनी सच्चाई के करीब पहुंच चुकी है। लगभग 6 साल पहले यहाँ डॉक्टर जोशी नाम के डॉक्टर पोस्टेड थे, बेहद काबिल लेकिन अंधविश्वास के विरोधी। एक रात उन्होंने सिगरेट पीने के लिए वही चौथी खिड़की खोल दी। नर्स कविता ने देखा, खिड़की खुलते ही जैसे धुएं की जगह कोई परछाई अंदर घुस आई। डॉक्टर जोशी कुछ पल तक वहीं खड़े रहे, स्तब्ध, आंखों में भय। जब कविता लौटी तो उनका चेहरा पसीने से तर था, आंखें फटी हुईं और वो लगातार उस खिड़की को देख रहे थे। कुछ दिनों बाद अस्पताल के प्रांगण में उसी खिड़की के नीचे उनकी लाश मिली। शरीर पर कोई चोट नहीं लेकिन चेहरा बिल्कुल वैसा ही भयभीत जैसा कविता ने देखा था। उसके बाद आदेश जारी हुआ, शवगृह की चौथी खिड़की हमेशा बंद रखी जाएगी। प्राची अपनी ड्यूटी नियमित करती रहीं, रिपोर्ट बनाना, केस लिखना और घर लौट जाना। वो खिड़की उनके लिए बस एक बंद कोना थी। लेकिन एक दिन पोस्टमार्टम के लिए जगह कम पड़ गई और अनजाने में उन्होंने एक टेबल चौथी खिड़की के सामने रख दी। उन्हें नहीं पता था यही छोटी सी गलती एक भयावह रात की शुरुआत बनेगी। उस रात अमावस्या थी। शवगृह में टिमटिमाती रोशनी और अजीब सी खामोशी थी। रघु ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, आज अमावस्या है और आपने टेबल चौथी खिड़की के सामने रख दी। रात के 2 बजे भीतर से खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई लोहे की सलाखों को खींच रहा हो। प्राची ने पीछे मुड़कर देखा, चौथी खिड़की की सलाखें खुद ब खुद मुड़ रही थीं। बाहर घनी धुंध थी और उसमें एक पीली सी रोशनी चमक रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और शव की चादर उड़ गई। प्राची ने खुद को संभाला, पर उनके दिल की धड़कनें अब तेज थीं। अगले दिन उन्होंने रघु से पूछा, ये चौथी खिड़की की कहानी क्या है? रघु ने कहा, मैडम, वो खिड़की किसी आत्मा का रास्ता है। डॉक्टर जोशी को उसने ले लिया था। प्राची को यकीन नहीं हुआ। वो सीधे डीन घोष के पास पहुंची और पूछा, सर, इस खिड़की के पीछे क्या सच्चाई है? घोष साहब ने गहरी सांस ली और बोले, 8 साल पहले एक केस आया था। एक लड़की, निधि, जिसकी बेरहमी से हत्या हुई थी। चेहरा इतना बिगड़ा था कि परिवार पहचान न सका। उसकी लाश गलती से उसी खिड़की के नीचे रखी गई। अगले ही दिन ऑन ड्यूटी डॉक्टर गायब हो गई, बस खून से सनी चप्पल और बेल्ट मिली। उसके बाद से उस खिड़की को बंद कर दिया गया, सदा के लिए। अजय को इन बातों पर हंसी आती थी। एक रात सफाई करते समय उसने देखा, चौथी खिड़की पर धूल जमी है, थोड़ा साफ कर देता हूं, कहकर उसने झाड़ू उठाई। जैसे ही उसने जाली को छुआ, एक तेज झटका उसके शरीर में दौड़ गया। अगले ही पल उसकी चीख ने पूरे शवगृह को हिला दिया। नर्स कविता दौड़ी आई। अजय जमीन पर पड़ा था, चेहरा सफेद, आंखें खुली हुई और खिड़की के पास लाल साड़ी में कोई आकृति खड़ी थी। धुंध में घुलती हुई कविता सन्न रह गई। वो समझ गई अजय ने वही गलती की जो जोशी सर कर चुके थे। प्राची अब डर नहीं, जवाब चाहती थी। उन्होंने बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया, एक अनुभवी तांत्रिक। अमावस्या की रात फिर वही शवगृह, वही खिड़की, वही सन्नाटा।
बाबा ने भस्म और मंत्रोच्चार से चारों ओर तंत्रवृत्त बनाया। प्राची ने कैमरा चौथी खिड़की की ओर लगाया। रात के 3 बजे खिड़की की जंजीरें हिलने लगीं। हवा ठंडी हो गई। कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक। तभी एक आवाज़ गूंजी, मुझे न्याय दो। धीरे धीरे धुंध से एक आकृति निकली, झुलसी हुई त्वचा, खून से सनी साड़ी और आंखों में एक अधूरी पीड़ा। उसने कहा, किसी ने मेरी चिता नहीं जलाई, मैं अधूरी रह गई। प्राची के आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं करूंगी, मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगी। बाबा ने भस्म फेंका, एक तेज चीख गूंजी और सब शांत हो गया। कमरे का तापमान सामान्य होने लगा, जैसे वर्षों का दर्द अब समाप्त हो गया हो। अगले दिन प्राची ने निधि का केस दोबारा खुलवाया। डीएनए रिपोर्ट्स के जरिए उसका परिवार मिला। जब उन्हें सच बताया गया तो आंखों से आंसू बह निकले। बाबा ने कहा, अब उसका अंतिम संस्कार करो, तभी आत्मा मुक्त होगी। 1 हफ्ते बाद गंगा किनारे विधि पूर्वक निधि का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम मंत्रों के साथ हवा में सुकून उतर आया। उस रात अस्पताल की चौथी खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। कोई सरसराहट नहीं, कोई परछाई नहीं, बस शांति, मानो किसी ने वर्षों से रोती आत्मा को गले लगा लिया हो। अब उस खिड़की पर देवी की तस्वीर और ताला लगा है। लोग अब भी कहते हैं, कुछ आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें न्याय न मिले। और चौथी खिड़की सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थी, वो किसी अधूरी पुकार का रास्ता थी। अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी वीडियो पसंद हैं, तो हमारे चैनल कार्टून मस्ती विद राज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।